नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली की खासियत यह है कि इस शहर में आप देश के किसी भी हिस्से से आ जाइए और आते ही दिल्ली वाला हो जाइए। ऐसे लोग मिलेंगे यहाँ जो बताएंगे कि 47 में आए, कोई कहेगा ल्यूटियन दिल्ली बन रही थी तो राजस्थान से आए, उससे पहले लोग कहाँ कहाँ से नहीं आए। आजकल तो पूरे भारत से आते हैं। आने वाले हर नागरिक की पूंछ किसी ना किसी राज्य और शहर या गांव में अटकी रहती है, मगर वो आराम से दिल्ली वाला बनकर जीता रहता है। यह एक ऐसा एंटाइटलमेंट है, एक ऐसी पहचान है जो आपको दिल्ली अपने आप आते ही दे देती है। यह भी सही है कि दिल्ली की स्थानीय आबादी है जो सदियों से यहाँ के 350 से ज़्यादा गांवों में रह रही है, पुरानी दिल्ली में रहती है। फिर भी इस शहर को महानगर पूरे हिंदुस्तान ने बनाया है। हर साल देश भर से हजारों की संख्या में लड़के लड़कियां यहाँ आते हैं। उनका आना इस बात का प्रमाण है कि उत्तर भारत के बार बार चुनाव जीतने वाले महान मुख्यमंत्रियों के राज्यों में कॉलेज की पढ़ाई का क्या हाल है। आखिर क्यों इतनी तकलीफ उठाकर बीए की पढ़ाई के लिए छात्रों को दिल्ली तक आना पड़ता है, यह एक अलग विषय है। दिल्ली की यही खूबी थी कि इसका दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है। यही वजह है कि जून के महीने में जब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होती है तो दिल्ली के हर कॉलेज की लिस्ट एक राष्ट्रीय खबर हो जाती है। भुवनेश्वर का बच्चा भी सोचता है कि आगे की पढ़ाई दिल्ली जाकर की जाए, और कोच्चि का भी। दिल्ली के कॉलेजों में आरक्षण तो है, मगर उनका आधार सामाजिक न्याय है, स्थानीयता या क्षेत्रीयता नहीं है। दिल्ली चुनाव में भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी दिल्ली के स्कूलों से पास छात्रों के लिए सीटें रिजर्व करने का वादा किया था। दोनों ने। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया कि दिल्ली सरकार के कॉलेजों में 90% सीटें रिजर्व की जाएंगी। बीजेपी ने 85% सीटें रिजर्व करने का वादा किया था और 5% नंबर कम करने का भी। चुनाव से पहले अक्टूबर के महीने में पूर्व शिक्षा मंत्री ए.के. वालिया ने फैसला किया, उनके मंत्रालय ने, कि दिल्ली सरकार के कॉलेजों में 90% सीटें रिजर्व होंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों को राज्य सरकार से फंड मिलता है, 16 ऐसे हैं जिन्हें आंशिक रूप से मिलता है। ऐसे कॉलेजों में दिल्ली सरकार ने 50% सीटें रिजर्व करने का फैसला किया था अक्टूबर 2013 में। दिल्ली सरकार ने अपने फैसले के प्रस्ताव को गृह मंत्रालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पास मंजूरी के लिए भेजा। क्या हुआ पता नहीं, मगर मनीष सिसोदिया ने भी ऐसा ऐलान कर दिया है। तब बीजेपी ने इसका श्रेय लिया था। गूगल से निकली खबरों के अनुसार दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष विजय गोयल का बयान है कि हम यह सालों से मांग करते रहे और हमारे ही दबाव के कारण शीला दीक्षित सरकार को ऐसा फैसला करना पड़ा। यह सब बातें राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए रख रहा हूं। आज के इंडियन एक्सप्रेस में वॉल्सन थम्पू ने लिखा है कि दिल्ली के डोमिसाइल के लिए सीट रिजर्व करने का जो आइडिया है वो दिल्ली के लोगों और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए घातक हो सकता है। चंद हजार सीटों को रिजर्व कर देने से तुष्टीकरण तो हो जाती है, लेकिन बढ़ती जरूरतों के अनुसार शिक्षा संस्थानों को बनाने की अनिवार्यता कमजोर पड़ जाती है। जैसे ही आप बाहर से आने वाले छात्रों को रोकेंगे, पूरा फोकस मेरिट आधारित प्रतियोगिता से हट जाएगा। इससे आम आदमी पार्टी को दूसरी जगहों पर नुकसान हो सकता है जो राष्ट्रीय होने का ख्वाब देख रही है। दिल्ली के कॉलेजों में जो पहले से आरक्षण है उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। उसके बाद की सीटें 90% रिजर्व होंगी या सारी सीटें अब समान रूप से दिल्ली वालों के लिए रिजर्व होंगी। क्या इन तमाम आरक्षणों को समाप्त कर एक नया कोटा आएगा जिसका नाम दिल्ली वाला कोटा होगा? क्या चुनाव से पहले कांग्रेस, बीजेपी और चुनाव के बाद आपने इस बारे में गंभीरता से सोचा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, 90% से भी ज्यादा फंड केंद्र से आता है। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली विश्वविद्यालय, जो नाम से तो दिल्ली है मगर है पूरे भारत का, उसका पूरा चरित्र बदल सकता है। डीयू में कुल 64,000 के करीब सीटें हैं। अकेले दिल्ली से सीबीएसई से पास होने वाले छात्रों की संख्या 2 लाख से भी बहुत ज्यादा है। क्या सभी सीटें रिजर्व कर आप सभी को एडमिशन दे सकते हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय रैंकिंग के हिसाब से दुनिया भर में पहले 400 में भी नहीं है। एशिया में 80वें स्थान पर है, लेकिन इंडिया में टॉप है। मगर अकादमिक कार्यों में डीयू के छात्रों और शिक्षकों ने पूरी दुनिया के सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों में अपनी पेशेवर पहचान कायम की है। दरअसल डीयू की यही असली कमाई है, रैंकिंग नहीं। क्या इस रिजर्वेशन से डीयू में सामाजिक न्याय की जगह क्षेत्रीयता की शुरुआत हो रही है? क्या है डीयू के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चरित्र को यह बदलेगा? यह फैसला लोक लुभावन ज्यादा है या सोच समझकर लिया गया? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी हैं, दिल्ली के नेता हैं, बीजेपी के नेता तो हैं ही और छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं, विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे हैं। राघव चड्ढा जो सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के, आप भी इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। देवेश ललवानी हैं जो संस्थापक हैं मोक्ष फाउंडेशन के, जिन्होंने एक पीआईएल दायर की थी कि 85% सीट रिजर्व कर दी जाए दिल्ली के कॉलेजों में। और एमएम अंसारी साहब हैं, हमारे साथ बैठे हैं, आप सदस्य हैं यूजीसी के। नंदिता नारायण जी हैं, अध्यक्ष हैं डूटा की। नंदिता, मैं आपसे इसके व्यवहारिक पहलुओं पर पहला जानना चाहता हूं। एक पहचान वाले सवाल को अभी छोड़ देते हैं।
दिक्कत क्या है? अगर 12-15 कॉलेज में दिल्ली के छात्रों के लिए रिजर्वेशन मिले तो इसमें आपको पहली नज़र में क्या समस्या नज़र आती है? क्योंकि A.K. वालिया साहब ने भी यही फैसला किया था, बीजेपी भी यही मांग कर रही थी, आम आदमी पार्टी ने भी ऐसा ही ऐलान किया था। तब हमें शायद लगा था कि ये चुनावी शगुफा है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी नहीं, ऐसा है कि हमारे यहाँ इसमें बिल्कुल कंप्लीट यूनानिमिटी है। सारे जो अलग अलग पॉलिटिकल एफिलिएटेड टीचर्स हैं, चाहे बीजेपी के, कांग्रेस के, किसी के भी हों, एक मत है इस मामले में कि ये एकदम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैरेक्टर के खिलाफ है। थोड़ी सी ही गिनी चुनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इस पूरे देश में हैं जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी हैं, और इसमें जो एक क्षेत्रीयता लाना इसके पूरे नजरिए के, इसके पूरे मकसद के खिलाफ है। और देश के हर कोने से गरीब और रूरल पॉपुलेशन और छोटे शहरों से और हर स्टेट से यहाँ पे लोगों को मौका मिलना चाहिए कि इन ऐसे उच्च स्तर के इंस्टीट्यूशंस में वो मेरिट पे एडमिशन ले सकें। तो ये बहुत जरूरी है कि एक ये जो विजन हमारा बरकरार रहना चाहिए। दूसरा, लीगली ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को अमेंड पहले करना पड़ेगा और एकेडमिक काउंसिल ही ये मामलों में डिसीजन लेती है एडमिशंस के, मतलब जो भी कोटा वगैरह रिजर्वेशन है वो अभी हमारी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, SC, ST, OBC और फिजिकली चैलेंज, उनके लिए होता है। और करीब करीब 49.5% ऑलरेडी रिजर्वेशन यहाँ पे हो रहा है। तो एक तो ये बात है। दूसरा, ये जो लॉजिक ये दे रहे हैं कि हम क्योंकि पैसा देते हैं, फंडिंग करते हैं इन कॉलेजेस में, तो मेरा ये कहना है कि जब आप फंडिंग कर रहे हैं तो आपका गवर्नेंस में भी बहुत बड़ा रोल होता है इन कॉलेजेस के। 28 कॉलेजेस के गवर्निंग बॉडी में 15 में से 10 लोग दिल्ली सरकार चुनती है, और इससे वो उन कॉलेजेस को एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस बना सकती है। और उन कॉलेजेस में उच्च स्तर की शिक्षा हो रही, क्योंकि सारे कॉलेजेस में टीचर्स मिलके जो सिलेबस बनाते हैं, एग्जामिनेशंस कॉमन होते हैं, सारा कुछ तो एक स्टैंडर्ड रहता है। तो दिल्ली की जनता को उससे फायदा है कि दिल्ली में आपको बैठे बैठे इतना एक्सेस मिल रहा है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बहुत बढ़िया बेहतर कॉलेजेस में। तो बजाय कि आप इस पे कंसंट्रेट करें कि इनको और अच्छा कैसे गवर्नेंस करें, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स हैं, करप्शन की बहुत प्रॉब्लम है, ओबीसी फंड के मिसयूज की बहुत प्रॉब्लम है, और अब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर द्वारा अटैक है गवर्निंग बॉडी के पावर्स पे कि जो सिलेक्शन कमेटी में जो टीचर्स नियुक्त होते हैं, यूजीसी के मुताबिक गवर्निंग बॉडीज का एक रोल रहता है एक्सपर्ट्स की नियुक्ति में। अभी वाइस चांसलर ने ये रोल खत्म कर दिया है। तो हम जो लड़ रहे हैं इस मामले में, हम चाहते हैं आम आदमी पार्टी, जिससे हमें बहुत उम्मीद थी और हम बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की तरह वो पॉपुलिस्ट मेजर में इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने के लिए एक मुहिम उन्होंने जो छेड़ी है, और इसके बजाय जो आईपी यूनिवर्सिटी अम्बेडकर में प्रॉब्लम्स हैं उनको सेटल करें जो ऑलरेडी दिल्ली स्टेट की यूनिवर्सिटीज हैं, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस तरह से उस कैरेक्टर को डाइल्यूट ना करें, नए कॉलेजेस खोलें, नई यूनिवर्सिटीज खोलें। ठीक है, राघव साहब आप जवाब देंगे, आप इस अध्ययन करके आए। शुरुआत में ये क्लियर कर दूं कि ये कोई पॉपुलिस्ट मेजर या कोई रीजनल राजनीति करने के इरादे से नहीं लाई गई है ये बात। नहीं, जो फैसला है उस पे उन्होंने जो बात की कि इसका असर में यही होगा। मैं पीछे से शुरू करता हूं। इन्होंने अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और आईपी यूनिवर्सिटी की बात करी, तो हमने अपने मैनिफेस्टो में ये भी लिखा है कि आईपी यूनिवर्सिटी की अफिलिएशन में भ्रष्टाचार है उसको दूर करेंगे, कैटेगोरिकली लिखा गया है, और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के एक्सपेंशन करेंगे। ये लिखे हमने भी दो चीजें, उस पर हम धीरे धीरे करके बिल्कुल आएंगे। इस वाले फैक्टर की देखिए बात यह है कि दिल्ली सरकार के जो फंड्स हैं, जो दिल्ली सरकारी खजाना है, जो 37,000 करोड़ का दिल्ली का सालाना बजट है, उसमें से ये पैसा जाता है इन कॉलेजेस को चलाने में। जो ये 12 कॉलेजेस हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70 कॉलेज आते हैं, मैं केवल 12 की बात कर रहा हूँ। जब सारा पैसा दिल्ली सरकार दे रही है, दिल्ली के सरकारी खजाने, सारा तो नहीं दे रही होगी, सारा नहीं दे रही, नहीं 100% इसमें है। दूसरे एक और अलग 16 कॉलेजेस हैं जिसके अंदर 50%, तो 16-12 मिला के 28 कॉलेज हो गए ना। हाँ, तो हम 28 में नहीं 90 कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जिसके अंदर 100% दिल्ली सरकार फंडिंग दे रही है उसमें 90%। हाँ, तो दिल्ली के बच्चे, जो 12 कॉलेज में आप 90% रिजर्वेशन देके दिल्ली की समस्या आप दूर कर रहे हैं। इससे समस्या सारी दूर नहीं होगी, ये तो एक शुरुआती कदम है। देखिए मैं आपको बताता हूं, दिल्ली के अंदर 12वीं क्लास से 2,65,000 बच्चा पास होता है हर साल।
90,000 उसमें से दिल्ली के कॉलेजेस में जा पाता है। जो 1,75,000 बच्चे बच गए वो कहां जाते हैं, उनको कहां कॉलेज मिलेगा, उनको कहां हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक ये शुरुआती कदम है कि जो 12 कॉलेजेस जिसकी 100% फंडिंग दिल्ली सरकार कर रही है, और जो 16 कॉलेज जो बच गए जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसके अंदर कैपिटल। नंदिता जी कह रही हैं कि कॉलेज बढ़ाई जाए, कॉलेजों की संख्या आप बढ़ा दीजिए। मैं नंदिता जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, कॉलेज बढ़ाने पड़ेंगे। एक घपला है कि 1.5 लाख बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा था और अभी तक कॉलेजों की संख्या उस तरह से पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ाई गई, या जो कॉलेज थे उनका स्तर नहीं बढ़ाया गया। ठीक है, ठीक है, ये बुरा हाल है। अंसारी साहब, हम ये इसमें एक ये जो संख्या के का ये जो गैप है कि 2 लाख बच्चे यहाँ से पास करते हैं, जो भी यहाँ पे जिसको भी एडमिशन मिलता है, जो 90,000 दिल्ली के भी हैं, उनको जो शिक्षा मिलती है यहाँ के छात्रों को जिस उच्च स्तरीय की बात देश के बाकी राज्यों के स्कूलों की तुलना में, तो वैसे ही 90 से 95% वालों के में ज़्यादातर ये भी दिल्ली का ही प्रतिशत ज़्यादा रहता होगा। मैं एक अंदाज से मैं कह रहा हूँ, तुरंत नहीं है। ये जो गैप, संख्या के गैप से ये जो चीज़ों को यहाँ पेश करने की बात हो रही है, वो उसमें आपको कोई उसमें वो उचित लग रहा है कि आपको? देखिए, इस सिलसिले में 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये पूरा फंड वाला अगर आप यूजीसी की नज़र से बता दें, जो करेंगे हम पूरा फंड देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपने अभी एक स्टैटिस्टिक्स दी कि ये 12 कॉलेजेस जो हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट फंड करती है, और 16 आंशिक रूप से जी पार्शियल फंडिंग होती है, वो दिल्ली गवर्नमेंट से होती है। और यहाँ ये रिजर्वेशन की बात कर सकते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा 2 बातें। एक तो ये कि ये कॉलेजेस ऑलरेडी वेरी मच लोकलाइज्ड हैं, ये लोकल पॉपुलेशन को ही केटर करती हैं। अच्छा, इन कॉलेजेस में बाहर के बच्चे नहीं आते। बाहर के जो बच्चे आते हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली से जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसमें ये एब्जॉर्ब होते हैं। तो इस बात को समझना होगा कि हमारे यहाँ दिल्ली में 2 तरह की इंस्टीट्यूशन से डजन्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है, और जो लोकल यानी दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अम्बेडकर, आईपी, वो उनका और दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने कॉलेज, मतलब वो अपने कॉलेजेस हैं। लेकिन ये जो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आप समझिए कि दिल्ली गवर्नमेंट की जो कंट्रोल कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटी हैं उसमें, और वो ऑलरेडी वेरी मच लोकलाइज्ड हैं, जिसमें 70% से ज़्यादा बच्चे तो पहले ही पढ़ रहे हैं जो दिल्ली के हैं। एक बात। दूसरी बात कि जो एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर सिसोदिया ने जो कहा है, वो 1.7 लाख बच्चों को एकोमोडेट करने की बात की है, और इन कॉलेजेस में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इनको एकोमोडेट किया जा सकता है। तो मैं जो समझता हूँ कि ये जो पूरी बात कही गई है वो बिल्कुल पॉपुलिस्ट है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और एक अटेम्प्ट है ये यूथ पॉपुलेशन को के यहाँ पहुँचने की एक कोशिश की गई है। लेकिन अगर आप इसको फैक्चुअली एग्जामिन करें तो इट इज़ अनडूएबल, क्योंकि पहले से तो जो ओबीसी का कोटा है, जो SC ST का कोटा है, वो तो है, और भी छोटे छोटे और भी आरक्षण की और भी है ना, स्पोर्ट्स है, जो भी है, लगभग 50%, 49% के आसपास तो है ही। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये इन कॉलेजों का स्तर, आप ये भी कहना चाहते हैं कि बहुत अच्छा नहीं है, तो जिसको बहुत अच्छा नंबर नहीं आता वही इन कॉलेजों में पढ़ता है। 2 बातें कहूँगा। एक तो ये कि हमारे पास कोई कानूनी हैंडल नहीं है, लीगल हैंडल्स नहीं है, लीगली हम नहीं कर सकते इतना रिजर्वेशन। दूसरी बात ये कि इन कॉलेजेस की कैपेसिटी, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं है कि आप इतने बच्चों को इनके यहाँ एकोमोडेट कर लें। और आपको अगर करना ही है तो आपको नए इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करने होंगे, या जो एग्जिस्टिंग है उनको इनलार्ज करने होंगे, एक्सपेंड करने होंगे, वरना ये करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक बात और इससे चलते चलते बताऊँ मैं कि हमारे पास ये ऐसे कोई स्टैटिस्टिक्स और आंकड़े नहीं है कि आखिर जो दिल्ली के बच्चे हैं क्या वाकई दे आर बीइंग डिस्प्लेस्ड बिकॉज ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम आउटसाइड। तो ये भी हमारे पास आइडिया नहीं कि क्या हमारे दिल्ली के बच्चों को मौका नहीं मिल रहा है इसलिए कि बाहर के बच्चे आकर के जगह ले रहे। और इसी से जुड़ी हुई बात है कि अगर आप इनको रिजर्वेशन देकर अगर पढ़ा भी लें, और कोई स्टेट ये कहता है कि हम तो एम्प्लॉयमेंट नौकरी उन्हीं को देंगे जो उनके लोकल हैं, तो फिर आपके बच्चे रिजर्वेशन से पढ़ तो लेंगे लेकिन नौकरी के लिए कहाँ जाएंगे? सबको नौकरी तो शुरू हो जाएगी कि लखनऊ वाले कहेंगे कि हम अपने यहाँ के देंगे, भले ही आपकी पार्टी ने भी बहुत सोच समझ के फैसला। एक सेकंड, बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता जी, अब आप डिफरेंट, आपको जो सन्स ऑफ द सॉइल थ्योरी है जो महाराष्ट्र में चलाती हैं कुछ पार्टियां, उनसे आप फर्क कैसे हैं? फिर वही परोक्षियल अप्रोच आपका भी हो रहा है। ठीक है, एक सेकंड जरा विजेंद्र गुप्ता जी, आप 90 से आपको एतराज है, 85 ठीक है? नहीं
नहीं, मैं रवि जी इसको पर कहना चाहता हूँ, ये एक तो बात हमको सबको माननी पड़ेगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यूजीसी की ग्रांट है। दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी 2 यूनिवर्सिटी जो है वो इस्टेब्लिश की थी। इसमें एक बेसिक प्रॉब्लम जो सामने आ रही है, क्योंकि अगर इसका टेक्निकल पक्ष देखें तो उसमें लगता है कि कल को अगर यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ इसको एफिलिएशन को लेकर के क्वेश्चन मार्क लगा के और कहें कि आप अपने यूनिवर्सिटी में जाइए, आईपी यूनिवर्सिटी से इनको एफिलिएट कर लीजिए कॉलेजेस को, तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के करैक्टर से बाहर आने पर जो उसकी उन कॉलेजेस की अपनी जो ग्रेस और एक गुडविल है वो खतरा है। एक बात ठीक है। दूसरा हमारा ये कहना है कि दिल्ली सरकार को पिछले 15 साल में कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में नए कॉलेजेस नहीं खोले। ठीक है। नहीं, वो जिसके कारण ये बैकलॉग हुआ और पॉपुलेशन का जो रेशियो है, भी तो वही डिमांड किया था कि 85% रिजर्वेशन देंगे, 5% दिल्ली के लोकल के लिए। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के छात्राएं हैं उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए इस प्रकार की डिमांड उठती है। लेकिन रिजर्वेशन जायज है ना, आप ये बात मैं उसको जायज नहीं कहता हूँ, क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में है। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। नंदिता जी बता रही हैं कि आपकी विचारधारा से जुड़े हुए शिक्षक संघ हैं वो इसका लेकिन विरोध करते हैं। मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है, क्योंकि अब ये लोग सरकार में हैं, नहीं तो इनको एक ऐसा एक मिनट, आप क्यों दिल्ली की जनता से वादा कर रहे थे? क्या आपको भी पता था कि ये झांसा देने वाला मुद्दा है? जैसे बड़ा स्पष्ट कहा, पार्टी ने इस प्रकार की बात पर बहुत विचार विमर्श किया, और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि नए कॉलेजेस खुलने चाहिए। नहीं, वो 85% लिखा हुआ मैं पढ़ के आया हूँ। मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो आप रिजर्वेशन का आइडिया देखिए, आप भी लाए और आपसे पहले कांग्रेस ने भी, वालिया साहब ने भी किया। ये जो या तो आप रिजर्वेशन के खिलाफ रहिए या जो आप सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर उस आर्गुमेंट को आगे बढ़ाइए, है ना। प्रैक्टिकल सिचुएशन जब वालिया कहते हैं कि हमने कर दिया, तो वह गोयल साहब का बयान आता है कि ये तो हम वर्षों से मांग कर रहे हैं जी, हमारे दबाव में ये लगा दिया। अभी आपका स्टैंड, चूंकि आप विपक्ष में, इसलिए आप बदल सकते हैं। आप स्टैंड, कोई गुनाह नहीं है, बल्कि बदलना चाहिए, अच्छी बात है। मैं आपको बड़े स्पष्ट बात पे वो पता चले कि आप बदल गए हैं, मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब वैसे भी ऑफ रिकॉर्ड प्रोग्राम है तो बदल सकते हैं। नहीं, मैं बदलने और ना बदलने का विषय नहीं है। मुझे मालूम है रवि जी, आप बोलोगे तो नहीं, आप कैसे बोल पाएंगे? नहीं, आप ये बताइए कि मुझे उस सवाल का जवाब दे दीजिए कि उस वाले पॉइंट को बताइए कि उस पर कायम है या आपने पुनर्विचार कर लिया? आपको पूरे वस्तु स्थिति बता रहा हूँ। जो नंदिता जी बोल रही हैं, मैं उनकी बात से बहुत कुछ सहमत हूँ, और मुझे लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैरेक्टर को छेड़खानी करने से पहले उस पर पूरा वाद विवाद होना चाहिए। लेकिन जो लोग सरकार में हैं, अगर वो इस बात को ओन करके और उसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, तो ये फिर एक डिबेटेबल इशू है। कितना इम्प्लीमेंट होना चाहिए, कितना % होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रूल्स क्या है। लेकिन चुनाव में पहले घोषणा पत्र में डालने से पहले कुछ भी डाल दीजिए उसमें। देखिए, एक मिनट रवि जी, आप उसको, चूंकि मुझे एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में आप यहाँ ट्रीट कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र के रूप में ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आप जो चाहे वो दोनों भूमिका में बोल सकते हैं। आप जो चाहे वो कह सकते हैं। नहीं, वो मैं नहीं करूंगा। पूर्व छात्र के रूप में आपने ये चिंता बताई। एक सेकंड, नंदिता जी आप कुछ कह जी। हाँ, मैं एक बात रखना चाह रही हूँ यहाँ पे कि हमें ये डर है कि जब हो सकता है पिछली सरकार ने, जो दिल्ली सरकार ने ये प्रपोजल रखा था, हो सकता है कि इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रही हो, और पूरी तरह से यहाँ पे कोशिश सेंट्रल गवर्नमेंट की है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को टुकड़ों में बांट के उसमें प्राइवेटाइजेशन, पीपीपी लाया जाए। ये मुहिम चल रहा है 2009 से, जब ये नेशनल नॉलेज कमीशन की रिपोर्ट आई, तो इससे हमें खास डर है कि ये इनका जो एक षड्यंत्र है ये कामयाब ना हो जाए, और दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी इस ट्रैप में पड़ के ये इस तरह से दिल्ली सरकार के कॉलेजेस 28 अलग कर दिए जाएं, स्टेट यूनिवर्सिसिटी बना दें उनके, और कुछ ऑटोनॉमस कॉलेजेस बना दें। यही इनका प्लान है। और फिर प्राइवेट पार्टीज को, क्योंकि ये 4 साल का प्रोग्राम और इस तरह से ये एक्रेडिटेशन और ये सब चीजें ये वाला पॉइंट है। विजेंद्र गुप्ता ने भी कहा, आपने भी कहा ना कि उससे निकाल के अगर इनको दे दिया जाए तो उन 12 या 16 कॉलेज, 12 मान लिया जाए अभी, तो उनके कैरेक्टर बदल सकते हैं। में प्राइवेटाइजेशन लाने का ये एक तरीका है। पर ये आपके लिए एक तो अच्छी बात है कि बीजेपी अपने स्टैंड पर पुनर्विचार कर रही है, मतलब बहुत अच्छी बात है। हम ये चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जरा कंसल्ट कर ले। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, नहीं कर रही ये, नहीं आप उसको एक राजनीतिक रंग दे रहे हैं। पूरा विषय वस्तु स्थिति के अनुसार चर्चा करके उसको तय करने का है।
कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये है कि दिल्ली के छात्रों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कॉलेजेस की होनी चाहिए, नए कॉलेजेस खुलने चाहिए, जिससे कि आज 75-80% से कम अंक लेने वाले बच्चे को, युवा को दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं मिल रहा है। ये एक बड़ा प्रश्न है और उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। ये हमारे मूल में है। उसको लेकर के रिजर्वेशन विषय आता है, नए कॉलेजेस विषय आता है, उन सब पर हमको विस्तार से चर्चा करके उसको हल करना है। ये हमारा विषय है कि सारे मैनिफेस्टो पढ़ के वो वोट नहीं करते हैं, पर कोई बात नहीं। पर देवेश जी आप ये बताइए कि हाँ, दिनेश ललवान जी, माफ़ी चाहता हूँ, मैं तब से आपको देवेश देवेश कह रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, मेरी गलती है। ये बताएं कि आप तो PIL दायर करने के लिए गए थे, आपके पास तो कांग्रेस, बीजेपी या आपकी मुश्किलें नहीं है, तो आप खुल के ज़रा बताइए कि आप क्यों चाहते हैं। जो यहाँ पर आशंकाएँ उठाई गई हैं उनको भी ध्यान में रखिए और फिर आप बताइए, केस लड़िए आप ज़रा सा उनका। देखिए, सबसे पहले तो मैं इन आंकड़ों से सहमत नहीं हूं। जैसे आम आदमी ने कहा कि 90,000 स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। 76 कॉलेजेस में सिर्फ 55,000 सीटें ही अवेलेबल हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो 55,000 सीटों में जनता 90,000 कैसे पढ़ सकती है, मुझे समझ नहीं आता है। मैं भी सभी कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। नहीं, सभी यूनिवर्सिटी मिला के कह रहे हैं, IP यूनिवर्सिटी और वो। इतना विरोध नहीं है, विपक्ष और सरकार में सकारात्मक सहयोग है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं। नहीं ठीक कह रहे हैं। हाँ, चलिए ना, आप बताइए कि क्या जरूरत क्या है, मतलब आप इसके कैरेक्टर को बदलने की बात हो रही है। नंदिता जी कह रहे हैं कि एक प्राइवेटाइज करने का एक दूसरा बैकडोर तरीका है रिजर्वेशन का, ठीक है। बाहर से जो छात्र आ रहे हैं उनको मौका नहीं मिलेगा, दिल्ली के छात्रों को मौका मिलता ही मिलता है। इसमें ये 4-5 बातें हैं, आप उसका जवाब दे दीजिए। आपने NGO बनाया है। सबसे प्रथम बात तो ये है कि बाहर के छात्र और दिल्ली के छात्रों में हमें एक फर्क करना होगा। कैसे करेंगे? दिल्ली के छात्रों को शुरू से लेके ये समझाया गया है कि आपको दिल्ली के कॉलेजों से जाने से पहले स्कूल्स के अंदर 6 से 10 किलोमीटर रेडियस में एडमिशन मिल जाता है आजकल। ठीक है जनाब। नहीं, अब देखिए, वो गाड़ी ज्यादा बैक गियर में मत लीजिए, कॉलेज पे रहिए। कॉलेज से जो पास हो गया वो कौन है? दिल्ली वाला, दिल्ली का छात्र कौन है? देखिए, दिल्ली के छात्र एक पर्टिकुलर एजुकेशन लेवल पे पास होता है। आप उसको बाहर के छात्रों से जो किसी भी लोकल बोर्ड से पढ़ के आ जाता है उसके साथ कंपटीशन में नहीं रख सकते। आपको ये पता है कि जो बाहर के जो बोर्ड के जो छात्र हैं उनको 90 या 95, ये आज चलन आजकल शुरू हुआ है, अब DU में भी हो गया है 90% और 80-90% तो अब साहित्य में भी आने लगे, वो अलग बात है। लेकिन बाहर के बोर्ड में इतने नंबर नहीं मिलते हैं। आपको ये बात पता है कि नहीं पता है? यहाँ मैं आपसे डिफर करूंगा। बाहर के लोकल बोर्ड्स में इससे भी ज्यादा नंबर मिल जाते हैं। मतलब मैं बाहर के ही बोर्ड से आया हूँ, मतलब मैं कहीं और से नहीं टपका हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पिछले 1-2 साल को छोड़ दीजिए तो बाहर के बोर्ड में तो 50% छात्र फेल कर जाते थे और कहीं किसी को 80-85% आते जरूर नंबर मिलते थे, पर ये 96.4 और 99.2 नंबर नहीं आते थे। मतलब आप जब कह रहे हैं ना पब्लिक में, अगर आप ये डिस्कोर्स ला रहे हैं तो उसका कुछ तो ढंग का लॉजिक दीजिएगा ना इसका। बाहर के बोर्ड्स में आपके पास एक स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं। मतलब आप नहीं, मुझे ये बताइए कि ये CBSE के छात्र आपस में compete करते हैं ज्यादातर सीटों में 91% और 95% में, या CBSE UP बोर्ड वाला और मध्य प्रदेश वाला बोर्ड वाला compete करता है? देखिए, इसका कोई डिफरेंस एनालिसिस अवेलेबल नहीं है ना। लेकिन कैसे ये लॉजिक ले आया, कैसे ले आया? लेकिन हर स्टेट के अंदर एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन हमारी दिल्ली में वो स्टेट यूनिवर्सिटी अवेलेबल नहीं है। कैसे नहीं? अंबेडकर यूनिवर्सिटी क्या है? उसके अंदर जामिया क्या है? 200-250 सीटें हैं। क्या जामिया में बच्चे नहीं पढ़ते हैं? जामिया क्या, इग्नू क्या है? जामिया, इग्नू, DU है ना, अंबेडकर, IP, इन सबको मिला के आप सीट्स देखिए ना, कितनी सीट्स है। और नंबर 2, BA के कोर्स के लिए, BCom कोर्स के लिए IP में कोई जगह नहीं है। आप बैचलर ऑफ आर्ट्स के कोर्स के लिए IP के अंदर कोई सीट्स नहीं है। देखिए, अभी तक आपने कोई ठोस लॉजिक नहीं दिया है, ठीक है? कोई ठोस लॉजिक आप दीजिए ना मुझे, मतलब मुझे संतुष्ट कीजिए। सबसे पहले जरूर मिलना चाहिए, यहाँ के लोगों को मौका मिलना चाहिए। 2 लाख स्टूडेंट्स, हाँ, ये गिनती आप गिन ले रहे हैं कि 2.25 लाख CBSE से पास करते हैं तो सब DU के दरवाजे ही जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। कहाँ जाएंगे? वो तो कहीं और गए होंगे, इंजीनियरिंग पढ़ने गए होंगे, कुछ और भी पढ़ने गए होंगे, क्या पता है? कहाँ जाएंगे? वो CA पढ़ने गए। आपके पास कोई ऐसा कोई डेटा है जो आप इतना बड़ा इशू लेके पब्लिक में आ गए? रवि जी, मैं 2.25 लाख स्टूडेंट्स के सामने सब पास होने वाले को, सब सवाल ये कि 80% अगर कट जो लोएस्ट नंबर जाता है, ठीक है, या 90% जाता है, या 80-75%, इसका अर्थ ये है कि
धीरे 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 परसेंटेज इतनी बढ़ गई क्योंकि जो फ्लो ऑफ स्टूडेंट है वो इतना बढ़ गया, कंपटीशन इतना बढ़ गया कि 80% से नीचे वालों को दाखला ही नहीं मिलेगा। कल को तो अगर फिर 75% ऑक्सफोर्ड में डीयू की खूबी ही दिल्ली विश्वविद्यालय क्यों बना गुप्ता जी, आप भी जानते हैं। देखिए नहीं रवि जी, 2.25 लाख स्टूडेंट्स में से 1,87,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट होते हैं। उनकी आय इतनी अधिक नहीं है कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में 1 लाख 2 लाख रुपया साल का फीस देके एजुकेशन हासिल कर सके। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा है कि 1,80,000 जो सरकारी स्कूल से पास होते हैं उनको डीयू में एडमिशन नहीं मिलता है? जनाब टोटल सीट्स ही 50,000 है। आप ये तो फिर काल्पनिक बात है, वो तो फिर आप नहीं है, काल्पनिक उनका कट ऑफ बात तो स्पष्ट हो रही है ना कि जब 75-80% कट ऑफ आप के बाद दाखला नहीं मिलेगा संख्या को लेके। तो आप ये सोचिए ना, जी देखिए इसमें दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि ये तथ्य है कि 1,80,000 सरकारी स्कूल से बच्चे पास करते होंगे, लेकिन ये कहां तथ्य है कि उनको सरकार दिल्ली के विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं मिला? ऊपर पास करने वाले सिर्फ 10,000 स्टूडेंट्स हैं। वो और भी तो कॉलेजेस है, 90% है जिसको 90% से ऊपर पास करने वाले आपका 75%, वहां भी 50% खोलिए यार जी। आपको पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशन में एक्सपेंशन करना है, ना कि ये आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप यार आपस में मतलब पोचिंग करके आप हमारे कॉलेजेस को स्टेट यूनिवर्सिटीज में तब्दील कर दें। आप नए कॉलेजेस की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, उसमें तो सब एग्री करते हैं। 100 कॉलेजेस नए खुलने चाहिए दिल्ली में। उसमें मेरा एक सवाल है, कम से कम हायर एजुकेशन में लगाइए।